तो अब राहु और केतु कैलकुलेशन से आते थे, जी। मगर रहे असुर। तो ये वैसे राक्षस हैं जो बाय अपॉइंटमेंट आते हैं। भारत के इतिहास के बारे में तो सब लोग जानना चाहते हैं और भारत का साइंटिफिक इतिहास जो है बहुत ही रिच है और इसके बारे में काफ़ी सारी जानकारी लोगों को चाहिए। पर इंटरनेट पे आप लोगों को उतनी जानकारी मिल नहीं पाती और किताबें पढ़ने का समय लोगों के पास होता नहीं है। तो आज रोजेंडा टॉक्स में हमारे साथ ऐसे एक खास मेहमान हैं जो कि इन्हीं विषयों पर काफ़ी सारी चर्चा करते हैं और उनकी किताबें भी इसी विषय पर हैं। भारत का साइंटिफिक इतिहास कैसा है? तो डॉक्टर राजेश कोचर का हम स्वागत करते हैं रोजेंडा टॉक पर और आज आप लोगों को इनके बारे में काफ़ी सारी बातें जानने को मिलेंगी और आज बात करेंगे हम लोग भारत के साइंटिफिक इतिहास के बारे में और स्पेशली एस्ट्रोनॉमी के बारे में। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है रोजेंडा टॉक्स पर। थैंक आज का सबसे पहला सवाल जो टॉपिक है हमारा, उस पर मैं आपसे सबसे पहले यही पूछना चाहूँगा कि भारत का जो खगोल शास्त्र रहा है, यानी कि एस्ट्रोनॉमी रही है, उसमें एक हिस्ट्री जो है, उसके बारे में हमें कुछ बताएँ कि भारत के एस्ट्रोनॉमी की हिस्ट्री कैसी है और क्यों इस चीज़ को पहले परस्यू किया जाता था? पहली पहली बात जो मैं कहना चाहूँगा, अ, आपने ठीक कहा कि अब किताबें पढ़ने का वक्त लोगों के पास नहीं है, पर उसके साथ एक दूसरी बात भी है, और वो इंटरनेट की वजह से ज़्यादा बड़ी गंभीर हो गई है कि इंटरनेट पे ठीक इंफॉर्मेशन ढूंढना बहुत कठिन काम है। अगर आप इंटरनेट पे आमतौर पे आदमी जाता है तो जो उसको सामने दिख जाता है वो ले लेता है। और मैंने ये देखा है कि जो जिसको हम वैलिडेशन कहेंगे इंफॉर्मेशन की, वो लोग नहीं करते हैं, और वो इंटरनेट पे करना आसान भी है। उसका ये नतीजा निकलता है कि एक तो ये कॉपी पेस्ट का ज़माना है, किसी भी गलत इंफॉर्मेशन को आगे फैलाना बहुत आसान है। तो जी, इसलिए जो अ, मेरा फोकस रहेगा कि जी, मैं आपसे सिर्फ वो गिनी चुनी बातें करूं जी, जो वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, जो प्रतिष्ठित है, जिनके बारे में कंट्रोवर्सी नहीं है। जी, तो जो आपने सवाल पूछा है एस्ट्रोनॉमी के ओरिजिन के बारे में, जी, तो हमें एक चीज जो ध्यान में रखनी है कि दुनिया भर के किसी वक्त पे दुनिया भर में लोगों के कई इंटरेस्ट समान समान थे। जैसे तारों को देखना, आकाश को देखना, सूरज को देखना, चंद्रमा को देखना। और ये आप समझिए 10,000 50,000 पता नहीं कब से पहले दुनिया के हर कोने में जो भी आदमी थे वो गर्दन मोड़ के ऊपर देख सकते हैं। उन्होंने देखा होगा सूर्य निकलता है, डूबता है, चंद्रमा पृथ्वी के इर्द जाता है, अमावस्या आती है, पूर्णिमा आती है, चंद्रमा के फेजेस हैं, और भी ग्रह हैं जो पृथ्वी के इर्द गिर्द। तो उन लोगों की दृष्टि में, जिसे साइंटिफिकली हम कहेंगे जियोसेंट्रिक यूनिवर्स था, कि चंद्रमा सूरज भी ग्रह है और पृथ्वी के इर्द घूमते हैं। और उनकी दृष्टि में जो यूनिवर्स था वो एंथ्रोपोसेंट्रिक था। एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब है कि पृथ्वी दुनिया का केंद्र है और पृथ्वी के मालिक हम हैं। तो जिसने सृष्टि बनाई है वो हमारा खास ध्यान रखे, और अगर सृष्टि का निर्माता हमारा ध्यान रखना चाहता है, हमसे बात करना चाहता है, हमें कोई संदेश देना चाहता है, तो वो कैसे देगा? तो अगर आप आकाश को देखें और आज की दृष्टि से नहीं देखें, आज से 5,000 साल पहले की दृष्टि से देखें, तो पृथ्वी पर आप हैं, दूर रात की डार्क स्काई में आपको तारे दिखते हैं जो फिक्स्ड गिने जाते हैं। वो बैकड्रॉप है, और उस बैकड्रॉप में जो प्लैनेट हैं वो घूमते हैं। और जो प्लैनेट की मूवमेंट है वो चूंकि ऑर्डरली है, हमें पता है कि आज चंद्रमा यहाँ है, कल कहाँ होगा,
अगर जुपिटर आज यहाँ पर है तो 6 महीने बाद कहाँ होगा, तो उसमें आपको संतोष होता है, बिकॉज दैट रिप्रेजेंट्स कॉस्मिक ऑर्डर। और एक और तरह के फिनोमिनन थे आकाश में, जैसे मीटेराइट, जी कॉमेट, जी मीटियोर है, और प्राचीन काल में ग्रहण है। जी वो अकस्मात लगते थे और लोगों में डर फैल जाता था कि ये अचानक हमसे विधाता नाराज हो गया है क्या। तो जो एस्ट्रोनॉमी का ओरिजिन है दुनिया भर में, भारत में, दुनिया भर में, वो रिचुअल में और डिवाइन शक्तियों को प्रसन्न करने में और उनसे क्षमा मांगने के लिए है। तो स्काई की मॉनिटरिंग इसलिए जरूरी थी ताकि आपको पता चले कि आकाश में क्या हो रहा है। और जो आकाश और पृथ्वी है, लोगों की दृष्टि में वो मिले जुले थे, एक ही चीज थी, जो हमारी कॉस्मिक एनवायरनमेंट है और जो हमारी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, ह्यूमन अफेयर्स और कॉस्मिक एनवायरनमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए कि नहीं। तो इसलिए आकाश के बारे में जानकारी प्राप्त करना और उसका इस्तेमाल करना। आज भी आप देखिए, जब पूर्णमासी को, अमावस्या को ये किया जाता है, पूर्णमासी को ये किया जाता है, शादी की जाती है तो एक शुभ तारीख निकलवाई जाती है। तो जी ये उस जमाने से परिपाटी चली आ रही है कि आप ह्यूमन अफेयर्स में टेरेस्ट्रियल सपोर्ट ग्रहण, और एस्ट्रोनॉमी का जो ओरिजिन है वो इसमें है। उसके बाद धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता गया और कैलकुलेशन होती गई। और भारत के संदर्भ में सबसे जो एक बड़ी बात हुई कि आर्यभट्ट के जमाने से इक्लिप्स है, जी वो उत्पात नहीं गिना जाता था, वो ग्रह में आ गया। इसको मुझे थोड़ा समझाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि एक तरफ तो ग्रह हैं, जी प्लैनेट हैं, जो कि घूमते हैं, उनका जो ऑर्डरली बिहेवियर है और इसलिए वो तसल्ली देता है। दूसरी तरफ फिनोमिना था जिसे उत्पात कहा जाता है। जी उत्पात वो था जो अकस्मात आ जाता है, जैसे कॉमेट है। तो एक जमाने में इक्लिप्स को भी उत्पात गिना, पर आर्यभट्ट के जमाने से, आर्यभट्ट के काम से, जिसे मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ इक्लिप्सिस कहा जाए, वो सामने आई और आप कैलकुलेट कर सकते थे कि इक्लिप्स कब लगेगा। जी तो इसलिए इक्लिप्स को ग्रह में, तो इसलिए उसे शैडो प्लैनेट कहा जाता है। और राहु और केतु दो नाम दे दिए गए दो ल्यूनर नोड्स को जहां पर इक्लिप्स लगता है। यहाँ पर एक चीज जो नोट करने वाली है, बड़ी मजेदार चीज है, कि दुनिया भर में जी ये माना जाता था कि जो ग्रहण लगता है वो सूरज को ग्रस लेता है, कोई राक्षस है, असुर है, वो डस लेता है। अच्छा, इंटरनेट पे आपको गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी। जो राहु है, हम्म, राहु का नाम ऋग्वेद में नहीं आता। जी ऋग्वेद में उस असुर का नाम, उस राक्षस का नाम जिसकी वजह से ग्रहण लगता है, उसे स्वर भानु का। मगर बाद में, बाद के ग्रंथों में उसे राहु नाम दिया। तो राहु एक ऐसा राक्षस था, असुर था, जो सूर्य को या चंद्रमा को ग्रस लेता था तो ग्रहण। अब जब ये मैथमेटिकल थ्योरी आ गई तो आपको असुर की, राक्षस की जरूरत नहीं है। मगर चूंकि ट्रेडिशन पहले से चली आ रही, और जो सिद्धांत बनाने वाले आर्यभट्ट के अनुयायी जो फॉलोअर्स थे, वो ये नहीं चाहते थे कि हम पास से बिल्कुल एकदम विच्छेद कर लें। तो उन्होंने लूनर नोड का नाम राहु रखा जी और दूसरे लूनर नोड का नाम केतु रखा। तो अब राहु और केतु कैलकुलेशन से आते थे, जी मगर रहे असुर। तो ये वैसे राक्षस हैं जो बाय अपॉइंटमेंट आते हैं। आपको पता बिल्कुल है कि इस राक्षस ने अगली बार कब आना है। कब आना तो है। हाँ, तो इससे ये हमें पता चलता है कि एक ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन में कंटिन्यूटी है,
जी। और वैदिक लिटरेचर का इतना महत्व था, इतना लोगों के ऊपर उसका भार था कि उससे विमुख होने की हिम्मत नहीं थी। तो साइंस, एस्ट्रोनॉमी की प्रोग्रेस हुई है, डेवलपमेंट हुई है, जैसे मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी आ गई है, मगर साथ ही साथ आप उससे जुड़े रहना चाहते हैं। अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया राहु केतु का जुड़े रहने का, एक और उदाहरण वो है जैसे युग कहते हैं। अब जी। अभी भी बात करते हैं, अभी कल युग आ गया है। जी, जी, जी। तो ये स्कीम ओरिजिनली कॉस्मोलॉजिकल है। मनुस्मृति में इसका जिक्र है कि 4 युग हैं, कृता, हुँ, त्रेता, द्वापर और कल। और उनका पीरियड काफी बड़ा है। तो इस स्कीम के 2 कॉन्सिक्वेंसेस। एक तो पॉलिटिकल हिस्ट्री में इसको शामिल कर लिया गया, जैसे कहा गया कि जी राम त्रेता युग के अंत में हैं, कृष्ण द्वापर युग के अंत में हैं। मगर ये जो युग है और ये जो मनुस्मृति या सूर्य सिद्धांत वाले युग हैं उनसे जुदा है, क्योंकि वो 4,32,000 का युग है। अब जी। आदमियों का युग होगा 20 जनरेशन का होगा, 30 जनरेशन का होगा। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने भी सीक्रेट टेक्स्ट के साथ अपना संपर्क बनाए रखते हुए, बजाय ये कहने की कि जो आसान होता कि 1 लाख साल में सैटर्न के इतने रेवोल्यूशन हैं, वो उसको 4.32 मिलियन ईयर्स में कैलकुलेट। किस लिए? हालांकि कैलकुलेशन कठिन हो गई, कहाँ आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं, कहाँ 4.32 से डिवाइड कर रहे हैं, कि आपका संबंध है जो कंटिन्यूटी विद सेक्रेट टेक्स्ट बनी रहे। तो जो प्राचीन काल की एस्ट्रोनॉमी है वो रिचुअल एस्ट्रोनॉमी है, उसके जी, बाद मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी आ जाती है। जी, मगर आप कोशिश कर रहे हैं कि कंटिन्यूटी जो है, कल्चरल कंटिन्यूटी, वो बने। जी। बहुत बढ़िया। तो सर एक चीज़ मेरे दिमाग में एक सवाल ये आया है कि आपने अभी बताया कि कैसे आर्यभट्टा ने मैथमेटिक्स यूज़ करके एस्ट्रोनॉमी को बदला। पर उस टाइम ना टेलीस्कोप्स थे, ना बाइनोकुलर्स थे, इवन लेंस भी नहीं थे कि हम लोग किसी चीज़ को मैग्नीफाई करके देख सकें, जिस तरीके से आज हम देखते हैं। अगर चश्मा भी है तो हमारे लिए वो उस टाइम के लिए काफ़ी बहुत ही ज़्यादा एडवांस मशीन रही होगी। तो बिना इन सब चीज़ों के उन्होंने कैसे इन सब चीज़ों का पता लगाया कि युग क्या है और एस्ट्रोनॉमी में कौन से दिन पे क्या चीज़ें पड़ रही हैं? तो इस चीज़ देखिए की ऑब्जर्वेशंस के साथ कैसे उन्होंने कैलकुलेशंस किए? देखिए आपके सवाल का जो सीधा साधा जवाब है जी, कि उन लोगों का जो काम, जो युग है, वो जी, कैलकुलेशन थ्योरेटिकल है, उसमें उसमें कहीं ऑब्जर्वेशन नहीं। जी, अच्छा, जो ऑब्जर्वेशन होती थी वो सिद्धांत, वो जिक्र है उन सिंपल इंस्ट्रूमेंट से, क्योंकि उनका टास्क भी सिंपल था। मतलब जी, आपको टेलीस्कोप की जरूरत, जिसको हम प्लेनेट कह रहे हैं, ग्रह वो जिसको कह रहे हैं, उसे आज की भाषा में नेकेड आई प्लेनेट का। तो एक तो हमारे प्लेनेट जियोसेंट्रिक, तो उसमें सूरज और चंद्रमा दोनों बराबर गिने जाते हैं, क्योंकि दोनों का एंगुलर साइज एक दिखता है। जी, अब आपको पता है कि बराबर नहीं है, सूरज तो पृथ्वी से कहीं बड़ा है जी, जी, सर। और चंद्रमा पृथ्वी का सैटेलाइट है। जी, तो वो जितनी की उनको आवश्यकता थी, उसके हिसाब से उन्होंने अपने साधारण से इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हुए थे। क्योंकि जो भी डेवलपमेंट होती है साइंस में, वो उस वक्त की मौजूद टेक्नोलॉजी से होती है, मौजूद इंस्ट्रूमेंटेशन। आज जो हम गैलेक्सीज के बारे में, गैलेक्टिक ब्लैक होल है, एक्स रे है, इंफ्रारेड रेडिएशन है, कॉस्मिक बैकग्राउंड है, वो हमें इसलिए पता है कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है। जी, अब जो हबल का काम है, उसके पास चूंकि इस वक्त बड़ी टेलीस्कोप आ चुकी है, तो दूर की गैलेक्सीज देख सकते हैं। अब हम स्टार का स्पेक्ट्रम देख सकते हैं। तो पहले स्पेक्ट्रम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं।
तो इसलिए जब हम पास्ट को डिस्कस करते हैं तो हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो उसी का होना चाहिए। अभी बहुत बार ऐसा होता है, खासतौर पे इंटरनेट पे, क्योंकि कम से कम अखबार में, मैगजीन में थोड़ा एडिटर का कंट्रोल रहा। आपने कोई चीज भेजी, साइंस रिपोर्टर को भेजी, आपने किसी और मैगजीन को भेजी, तो उसको कोई पढ़ेगा, कोई उसको रिव्यू करेगा, फिर छापे। आजकल आप जो मर्जी, अच्छी बात है, गलत बात है, ठीक है, गलत है, उसको आप छाप सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं ऑनलाइन। जी। उसका क्या नुकसान, जैसे आर्यभट्ट के बारे में, ब्रह्मगुप्त के बारे में 100 कहानियां लोगों ने डाली, उसने ये किया, उसने ये किया। एक तरीके से ये उनका अपमान है। जी। वो इसलिए अपमान है कि इसका ये मतलब है कि जो उसने वास्तव में किया उसकी आप कदर नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अब आप जी सर। ये देखिए, मान लीजिए अब आप अपने दादा की बात, नाना जी, की बात, और उस जमाने तक वो 10वीं तक पढ़े, या आपकी नानी है, वो जी, स्कूल गई है, उसको दस्तखत करने आते थे। उस जमाने के हिसाब से 10वीं पास होना या औरतों का, लड़कियों का स्कूल में जाना बहुत बड़ी बात थी। जी। तो आपको ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि मेरी दादी ने एमए किया, जी, जी, जी ये सर। उसका अपमान है। जी। तो उसी तरीके से आर्यभट्ट का आप अपमान कर रहे हैं अगर आप उन चीजों का श्रेय दे रहे हैं जो उसने नहीं की, जो वो कर नहीं सकता था। जी। अब जैसे हीलियोसेंट्रिज्म है, वो कोपरनिकस ने थ्योरेटिकली किया है, गैलीलियो ने फिजिकली कहा कि पृथ्वी सूरज के गिर्द घूमती है। जी। कोपरनिकस ने जब ये कहा तो उसका जीवन में कोई उछाल नहीं आया, उतार चढ़ाव नहीं आए, क्योंकि उसने कहा ये थ्योरेटिकल पॉइंट। हुँ, गैलीलियो ने ये कहा कि पृथ्वी वास्तव में सूर्य के गिर्द, चक्कर लगाती है। तो इसीलिए उसका बवाल मचा है जी। चर्च के साथ। जी, जी, जी। तो और एक और जो मैंने शुरू में बात की थी, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, जी। जो हमारा रिलीजन है, जी, किसी का जी। भी, जो हमारा रिचुअल है, वो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म पर बेस्ड है। हुँ, कि भगवान है, जी, जी। भगवान ने सृष्टि को बनाया है, जी, भगवान ने हमें बनाया है, जी, हम भगवान की नजरों में स्पेशल हैं। जी। इसी वजह से चाहे वो रिचुअल पैदा हुआ है, चाहे वो धर्म पैदा हुआ है, या कर्मकांड पैदा हुआ है, जी, जी। तो आर्यभट्ट का ये कहना या ब्रह्मगुप्त का ये कहना या 1500 साल पहले किसी का ये कहना कि पृथ्वी सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, वो असंभव है। क्योंकि बाकी जो कल्चरल चीजें हैं, आप आज से छोटी मोटी एक चीज लेकर उसको पीछे डाल रहे हैं, तो आप ये भी सोचना है आपको कि वो वहां इंटीग्रेट होती है कि नहीं कल्चर में। जी, 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 सर। तो इसलिए जब आप किसी भी चीज को समझने की कोशिश करें, आपका सबसे पहला काम है कि आप देखें कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में, उस कॉन्टेक्स्ट को, उस समय के कॉन्टेक्स्ट को समझना। आज भी ये चीज है कि अगर एक गरीब गांव से लड़का आके, गरीब घर का बच्चा, दलित का बेटा या बेटी आके पढ़ लेते हैं, तो विदेश में इसको बड़ी चीज नहीं गिनी जाएगी जी, कि एक बच्चा स्कूल जा रहा है। हमारे संदर्भ में वो एक बड़ी बात है कि एक दलित लड़की है, छोटे गांव में रहती है और शहर में आके वो बीए कर रही है। जी, तो जी। अगर आप यही बात वेस्ट में कहेंगे तो कहेंगे सो व्हाट, हुँ, दैट्स ऑलवेज गोइंग गुड, क्योंकि उनके जो हमारा सोशल फ्रेमवर्क है, उनके सोशल फ्रेमवर्क से वर्क अलग है। तो जो टाइम फ्रेमवर्क है और सोशल फ्रेमवर्क है, कल्चरल फ्रेमवर्क, उसको समझना ज्यादा जरूरी है बनिस्बत कि उसमें छोटी मोटी बातें फिट करना। मैं यहाँ एक और बात कहनी, जी, हमारी जो सबसे पुरानी एस्ट्रोनॉमी की पुस्तक है वो है वेदांग। वेदांग ज्योतिष का संबंध ऋग्वेद से है और यजुर्वेद से, और ये
कैलेंडर है इसमें जो कि इनएग्जैक्ट है, और एक जो सबसे बड़ी चीज हमारी पहले वैदिक वैदिक पीरियड की एस्ट्रोनॉमी का हिस्सा है, वो नक्षत्र सिस्टम के 27 नक्षत्र हैं। जी तो हर रात चंद्रमा एक नए नक्षत्र, और हर नक्षत्र के एक प्रिजाइडिंग देती। तो अभी भी जब शादी होती है तो वो सनातन धर्म में या कहीं और वो नक्षत्र दिखाते हैं। जी जी या जी पहले क्या, तो जो अब राशि है कि ये मंगलवार का व्रत है, ये संक्रांति है, ये चीजें भारत में 200 बीसी से पहले नहीं थी, 100 बीसी से पहले नहीं। अगर आप, हमारे पास जो प्रूफ है, डॉक्यूमेंटेशन है एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज की, बुद्ध में है, जी बुद्धिस्ट लिटरेचर में है, अशोका के एडिक्ट्स, वो जो अशोका के एडिक्ट्स हैं, दे आर कंसिस्टेंट विद वैदिक वेदांग ज्योतिष। महाभारत में भी जो इतनी बड़ी किताब है जिसमें कई 100 साल तक एडिशन होती है, उसमें जोडिएकल साइन का जिक्र नहीं है, वीकडेज का साइन नहीं है। तो ये जो जोडिएकल साइंस हैं और वीकडेज हैं, ये अलेक्जेंडर के बाद के पीरियड में आए हैं। देयर इज एन इनपुट फ्रॉम ग्रीक एस्ट्रोनॉमी, फ्रॉम इराक, जैसे इराक कहते हैं, पुराने उसको बेबीलोनिया कहते हैं, बेबीलोनियन इनपुट्स हैं, ग्रीक। और जो आर्यभट्ट की का काम है, आर्यभट्टी है, उसमें ये इनकॉर्पोरेटेड है। तो कई लोग आजकल जो वैदिक हैज बिकम, आयुर्वेद की तरह से वैदिक जो है वो, या ऑर्गेनिक की तरह से ब्रांड बन गई है। जी मगर वो गलत है। इस तरह से है कि अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो उसमें वीकडेज नहीं हो सकते, ज़ोडिएकल साइंस नहीं हो सकते, राशियां नहीं हो सकती। जी अब जैसे अभी भी संक्रांति का बहुत बड़ा त्योहार मनाया, मकर संक्रांति जी या कुंभ मेला है, वो जुपिटर की संक्रांति। जी फिर कहा जाता है जी आप मंगलवार को व्रत रखिए। तो ये जो मंगलवार सोमवार का कॉन्सेप्ट है, ये संक्रांति का कॉन्सेप्ट है, ये भारत में समझ लीजिए आप 320 एडी में आया है, 100 एडी में आया है, उससे पहले ये नहीं था। तो एक तो जो टाइम की एवोल्यूशन है कि वैदिक पीरियड है वो कब खत्म होता है, वैदिक एस्ट्रोनॉमी है, वेदांग ज्योतिष है, उसका कब तक इन्फ्लुएंस रहता है। तो इस वक्त जो हम भारतीय खगोल की बात करते हैं वो आर्यभट्ट से शुरू होती है कहानी, जिसे हम सिद्धांतिक एस्ट्रोनॉमी, जो सिद्धांतिक एस्ट्रोनॉमी है, क्योंकि उन किताबों को सिद्धांत कहा गया है। सिद्धांत का मतलब है प्रूवन इन द एंड। दूसरी जो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि हर सोसाइटी में इनपुट्स ली जाती। हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि जो हमारी एस्ट्रोनॉमी थी, हमारी एस्ट्रोलॉजी थी, वो चाइना में गई है, बर्मा में गई है, जी ईस्ट एशिया में गई है। वो ठीक है बात, मगर इस बात का तो हम गर्व करते हैं कि जो चीन है, हमने उनको एस्ट्रोनॉमी के कई इनपुट दिए, पर जो हमारे इनपुट अलेक्जेंड्रिया से या बेबीलोनिया से आए हैं, वो कहते हैं हमने कुछ नहीं लिया। जो हिंदुस्तान से एस्ट्रोनॉमी गई है या चाइना, वो बाय लैंड गई है, फ्रॉम इंडिया टू चाइना, चाइना से जी कोरिया, कोरिया से जापान, और बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी है जैसे। तो यू कैन जी ट्रेस दिस लैंड रूट। उसके बाद जो हिंदुस्तान की इंटरेक्शन वियतनाम से, वो ईस्ट कोस्ट से, उड़ीसा से बाय शिप ओवरसी है। तो ये जो आदान प्रदान है, देना और लेना, ये एक साधारण क्रिया है। और जो मुल्क जितना शक्तिशाली होता है
उसको किसी से लेने में संकोच नहीं होता। अब जी, अगर अमेरिका में या बीटल्स हैं या अमेरिकन फिल्म स्टार है, वो रविशंकर की सितार इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो ये उनकी समझिए महानता है कि उनको जो चीज मिलती है उसको लेके वो इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो अगर कोई आपसे कहे कि जी हम इस बात पर गर्व करने की कोशिश करते हैं, देखो हॉलीवुड में सितार बज रही है, मगर अगर कोई अरेबिक इंस्ट्रूमेंट्स हमारे यहाँ हैं तो कहते हैं नहीं ये तो हमारे ही थे। तो ये जो जो ये बात गलत है। सबसे जो जरूरी चीज है किसी भी पास्ट को स्टडी करने में, चाहे वो पॉलिटिकल हिस्ट्री हो, चाहे कल्चरल हिस्ट्री हो, चाहे साइंटिफिक हिस्ट्री हो, ये आवश्यक है कि हम जो इंटरेक्शंस हैं विद इन डिफरेंट कल्चर्स उनको ध्यान में रखें, उनकी इज्जत करें और उनको नकारने की कोशिश ना करें। इसके साथ ही जो भारत की आर्यभट्ट है, ब्रह्मगुप्त है, जो इनका काम है, इनकी जो उपलब्धियां हैं, वो उस टाइम फ्रेम में जैसे जो काम जंतर मंतर से करना था या जो लोग ने ऑब्जर्वेटरी बना के किया, आजकल वो 1 इंच की टेलीस्कोप से हो जाए। जी, उस काम की इसलिए कदर है कि वो उस वक्त हुआ है। जी, जी, तो आपका ये कहना, आर्यभट्ट की फलाने से तुलना करना या कोपरनिकस के काम को आप 1000 साल पहले ले जाना, जी, वो साइंस में जो प्रोग्रेस का कॉन्सेप्ट है, एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, उसके विपरीत है। साइंस का पहला प्रिंसिपल है कि आज की साइंस कल की साइंस से बेहतर है, यस्टरडे की साइंस से बेहतर है, और टुमारो इससे बेहतर साइंस। आर्यभट्ट के जमाने में ब्रह्मगुप्त, जो कि बहुत महान मैथमेटिशियन था, उसने और लोगों ने आर्यभट्ट की भर्त्सना की कि उसने वैदिक एस्ट्रोनॉमी के कई जो हिस्से हैं उनको नकार दिया है। उस जमाने में उसको एंटी ट्रेडिशन कहा गया कि जी, तू वेदांग ज्योतिष को छोड़कर हम्म, नई चीजें ला रहा। जी, और आज हम उन चीजों के लिए उसकी कदर करते हैं। जी, तो जो रिसीविंग इनपुट्स है, इट्स ए साइन ऑफ प्रोग्रेस, नॉट ऑफ वीकनेस। तो ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पास्ट को स्टडी कीजिएगा, मगर फ्रेमवर्क को ध्यान में रखिएगा ताकि आप जी, सही सही बातें जान जी। तो होपफुली आप लोगों को सारी बातें समझ आई होंगी जो भी अभी तक सर ने बात कही हैं। और सर जो हैं ज्ञान का एक भंडार हैं। अभी मैं आप लोगों को बीच में एक चीज़ एड्रेस करना चाहता हूँ कि सर हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों के जो भी सवाल है कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। और जो भी आप लोगों के सवाल होंगे नेक्स्ट वीडियो में सर को हम दोबारा लेकर आएंगे, दोबारा परेशान करेंगे और दोबारा सर से आप लोगों के सवालों को पूछेंगे। क्योंकि कई सारी चीज़ें जो हैं मेरे रिसर्च, जब मैं भी अपने वीडियोस के लिए रिसर्च करता हूँ तो सामने आती है कि इंडियन साइंस के बारे में ये है वो है। मैं खैर मॉडर्न साइंस के बारे में बात करता हूँ, एंशिएंट साइंस के बारे में बात नहीं करता हूँ। बट जो भी एंशिएंट साइंस के बारे में है काफ़ी सारे अफवाहें भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जिनका प्रूफ नहीं है। तो अगर आप एक वैलिड प्रूफ चाहते हैं तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। सर की ईमेल आईडी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बस यही बोलूंगा कि अगर आप लोगों के कोई भी सवाल है मुझे या सर को आप लोग डायरेक्टली बता सकते हैं। अगले वीडियो में आप लोगों के सवालों के जवाब हम लोग जो है लेकर आएंगे। अभी भी 2-3 सवाल जो है लोगों के मैंने इकट्ठे किए हैं, उनसे उनको भी सर से एक बार डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो सर अगला सवाल मेरा यही है कि आपने इतने साइंटिस्ट के बारे में बताया जो पुराने साइंटिस्ट हैं, एंशिएंट साइंटिस्ट हैं। इनके अलावा और कौन-कौन थे हमारे भारत में जिन्होंने जो है एस्ट्रोनॉमी की फील्ड को एक्सप्लोर किया और इसमें काफ़ी सारी रिसर्च करी? ऐसे और कौन-कौन से साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में देखिए लोगों को जानना चाहिए? इसमें बहुत से नाम हैं। हमें 2-4 मशहूर लोगों का पता है। ये जी, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, जो बिगिनिंग है, पहला जी, नाम जो है वो आर्यभट्ट, जी, उसके बाद वराहमिहिर है,
Brahamir was not an astronomer, not an original researcher, but a compiler. तो उसका बड़ा महत्व है, उसका एस्ट्रोलॉजी में बड़ा महत्व है। वो आज भी एस्ट्रोलॉजर उसकी किताबों को डिस्कस करते हैं। मगर हमारे लिहाज से उसने एक किताब कंपाइल की है, पंच सिद्धांतिक, जिसमें कि जो आर्यभट्ट से पहले का काम है उसका थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद जो बहुत बड़ा नाम आता है वो ब्रह्मगुप्त का है जी। और ब्रह्मगुप्त का काम अरबी में ट्रांसलेट हुआ और जो अरबों को ज्ञान एस्ट्रोनॉमी की शुरुआत है वो हिंदुस्तान से और खासतौर से ब्रह्मगुप्त की किताबों से। अब देखिए, आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, सारी दुनिया जानती है एल्गोरिथम। उसका उद्गम क्या है? एक एस्ट्रोनॉमर था सेंट्रल एशिया से, अल ख्वारिज़मी जी। तो उसने इंडियन न्यूमरल्स के ऊपर काम किया है, किताबें लिखी हैं और वो किताबें फिर लैटिन में ट्रांसलेट हुई। तो लैटिन में जब ट्रांसलेट हुई तो अल ख्वारिज़मी से एल्गोरिदम बन गया। जी। तो जो एल्गोरिदम लफ्ज है उससे आपको पता चलता है कि अरब की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन जी। और हिंदुस्तान से उसमें इनपुट्स हैं। अच्छा, जिसे इसीलिए अब जिसको यूरोप में अरेबिक न्यूमरल्स कहा वो हिंदुस्तान से गए हैं और हिंदुस्तान से वो गए हैं सेंट्रल एशिया, अरेबिक लैंग्वेज साइंस में। और अरब कंट्रीज में उसको हिंद से कहते हैं, फ्रॉम इंडिया। तो ये जो नॉलेज है, ट्रांसमिशन, मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी इंडिया से गई है, उसको मुस्लिम कंट्रीज कह लो, इस्लामिक कल्चर जोन कह लो, उसकी लैंग्वेज अरबी थी, पर दोज पीपल वर नॉट अरब्स बाय एथनिसिटी, ज्यादातर लोग सेंट्रल एशिया से। जी। तो अब दूसरे अरब कंट्री की बड़ी कंट्रीब्यूशन है बहुत सारी फील्ड। तो अगर आप अंग्रेजी की डिक्शनरी देखें, जो शब्द अल से शुरू होते हैं ना, अल्कोहल, अलजबरा, अल्डेब्रान, ये सारे अरबी से आए हैं, क्योंकि जो अल है, जैसे अंग्रेजी में द आता है, अरबी में वो अल आता है। तो अच्छा, अब जैसे इमली है, इमली को अंग्रेजी में टैमरिंड कहते हैं। जी। तो जो ये इंड है वो हिंदुस्तान है जी। क्योंकि जो इमली है वो हिंदुस्तान से अरब कंट्रीज में गई और वहां पर उसका नाम तमारिंद हो गया। जी। एक्चुअली आई डोंट नो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, पर जो टैमरिंड का टैमर है वो अरबी से है, जिसका मतलब खजूर है। और खजूर और इमली के स्वाद में तो फर्क है, पर दोनों में गुठली है। जी। तो हम जब टैमरिंड शब्द याद करते हैं तो वो घूम फिर के वापस आ गया है। जी। 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 तो ये मैं फिर कहना चाहूंगा कि जो इनपुट्स हैं जी। उनको स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी कहा कि आर्यभट्ट का जो काम है उसमें ग्रीक इन्फ्लुएंस है, जी। मगर आर्यभट्ट के बाद, आर्यभट्ट से जो परंपरा शुरू हुई है मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी की, वो ऑटोनमस है। उसमें उसके आर्यभट्ट के बाद कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी में नहीं आया। तो उसमें आर्यभट्ट का नाम लिया, ब्रह्मगुप्त का नाम लिया, और भी कई नाम है। उसमें जो सबसे बड़ा नाम आता है वो भास्कर का, इसकी किताब लीलावती है, सबको मालूम है, मैथमेटिक्स की किताब है। तो जिसको भास्कराचार्य कहा जाता है या भास्कर टू कहा जाता है, उसकी बीज गणित की किताब है, लीलावती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। अच्छा, उसके बाद बहुत से लोग समझते हैं कि भास्कर के बाद वो एंड हो गया, मगर पिछले 100 साल में, पिछले 50-60 साल में एक दो चीज प्रकट हुई है, उजागर हुई है, समझ आई है, जिसे आजकल केरला स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी कहा। तो मैं ये चाहूंगा कि आप किसी विशेषज्ञ से अलग से केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी पर आप बात करें। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको एड्रेस दूंगा। जी। एक महिला है, आप उससे
इंटरनेट के जरिए उस हिंदुस्तान उसने किताब लिखी है हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स में, किम उसका नाम है, किम प्लॉफकर। तो ये एक अच्छी, वो शी इज एन एक्सपर्ट, बेटर है कि उसी के मुंह से आप सुने। तो ये कुछ नाम हैं। जी केरला स्कूल है जिसमें कई नाम है, भास्कर है, ब्रह्मगुप्ता, और बीच में बहुत सारे हैं। और एक और मैं चीज आपसे बताऊंगा, जो देखिए कुछ मशहूर किताबें हैं जी जैसे ब्रह्मगुप्त की, आर्यभट्ट की, मगर हमारी एस्ट्रोनॉमिकल ट्रेडिशन में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो है वो कमेंट्रीज है। कि टेक्स्ट बुक तो टेक्स्ट बुक है, जी वक्त बे वक्त हर वक्त थोड़ी थोड़ी देर के बाद, 100 साल, 200 साल, 400 साल, आम आदमी तो चलो जैसे क्लास में भी होता है, एक साधारण सा छात्र है जो उसको किताब दी गई है उसको रट्टा लगा लेता है उसका इस्तेमाल। जी तो बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जिनको एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट मिल गई, उसका गुजारा चल रहा। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो जो ज्यादा विद्वान थे, जिनमें ओरिजिनलिटी थी, तो उन्होंने पुरानी किताबों पे कमेंट्री लिखी है, जी और वो कमेंट्री अप टू डेट वर्जन। जैसे आर्यभट्ट के ऊपर अगर 500 साल बाद कमेंट्री लिखी गई है, तो वो 500 साल की डेवलपमेंट का निचोड़ है। और एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा आपसे, वो ये है कि जब ये हिस्ट्री, जो हमारी पुरानी हिस्ट्री है, वो अंग्रेजों के जमाने से इसका आदिशन शुरू हुआ। तो अंग्रेजों के दिमाग में दो बातें, एक तो कि दुनिया की शुरुआत जो बिग बैंग है, कल्चरल बिग बैंग है, ग्रीक से पहले कुछ नहीं था। तो उनकी जो इच्छा रहती थी उस 19th सेंचुरी के हिस्टोरियन, अब सिचुएशन बदल गई है, 19th सेंचुरी के हिस्टोरियन की जो जो इच्छा रहती थी कि हिंदुस्तान की एस्ट्रोनॉमी को ओरिजिनलिटी का क्रेडिट ना दिया और क्रोनोलॉजी में उनको सब कुछ ग्रीक के बाद रखा जाए, कि अलेक्जेंडर के जो कुछ हुआ अलेक्जेंडर के बाद हुआ, उससे पहले कुछ। अब ये बात गलत है, मगर उसकी जो भारत में प्रतिक्रिया हुई वो भी गलत है। भारत में उसकी प्रतिक्रिया जिसका अभी तक असर चल रहा है, वी मेक अननेसेसरी क्लेम्स। जी हम गलत क्लेम करते हैं ओरिजिनलिटी का, और हम गलत क्लेम करते हैं एंटिक्विटी। जी तो जो मध्य मार्ग है, जी मध्य मार्ग का ये मतलब है कि क्या संभव है क्या नहीं संभव। अच्छा, कुछ कुछ जो निष्कर्ष होते हैं वो प्रतिष्ठित होते हैं, वेल एस्टेब्लिश्ड होते हैं। कुछ चीजें हैं जो स्पेकुलेटिव, जैसे जो मैं आपसे इतनी बातें आपसे कही, जी कुछ बातें हैं उनको आप मान सकते हैं कि वो दृढ़ है, जी कुछ बातें हैं जो स्पेकुलेटिव है, जो मैं कह रहा हूं। तो जो दृढ़ बातें हैं वो कल भी दृढ़ ही रहेंगी, जो मेरी स्पेकुलेशन है किसी और की स्पेकुलेशन से वो अलग हो सकता है। तो जो कोई भी विद्यार्थी है उसके लिए जो विवेक है ये, वो बहुत ही आवश्यक है। आप कोई बोर्ड के एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे कि जो आपको टेक्स्ट बुक दी गई आपने रट्टा लगा के उसको लिख दिया। जी यहाँ रट्टा लगाने वाली बात नहीं है। तो वो जो आपका अपना विवेक है कि ये आदमी ये कह रहा है और लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं, और मैं डिसाइड करूं कि ये ठीक है या गलत है। तो ये जी जो विवेक का इस्तेमाल है, और इसका ये जरूरी है कि आप, ऑनलाइन बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं, तो ये जरूरी है कि आप ये डिसाइड करें कि मुझे इंफॉर्मेशन कहाँ से ले। जी लोग पहला काम करता है कि गूगल किया, विकिपीडिया जो पहली एंट्री आई उससे कॉपी कर लिया, या विकिपीडिया विकिपीडिया पे गए उससे कॉपी कर लिया। जी वो ठीक है कि गलत है, ये जानना ही आपका काम तो यही है ना। जी 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 हाँ। बिल्कुल बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप लोगों को किताबें ज़रूर पढ़नी पड़ेगी। और अब हम लोग पढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। सर, आपने एस्ट्रोनॉमी के बारे में इतना कुछ बताया, तो एस्ट्रोनॉमी के पैरेलल एक चीज़ और जो हमेशा जिसका जिक्र निकल के आता है वो है एस्ट्रोलॉजी, यानी कि खगोल शास्त्र के साथ आप ज्योतिष को ज़रूर जोड़ते हैं। और कई लोग इनमें फ़र्क भी नहीं कर पाते, कई लोग कहते हैं कि ये दोनों चीज़ें एक हैं।
और मतलब कि ये इस तरह का से चीज़ें हुई थी। तो खगोल शास्त्र से जो ज्योतिष शास्त्र है वो कैसे निकला? और आज का जो ज्योतिष शास्त्र है, जो आज के ज्योतिष हैं, आपने अभी बताया कि वो तो अभी 300-400 साल पुरानी जो मतलब 300 एडी के टाइम की है चीज़ें, उनको फ़ॉलो कर रहे हैं, राशिफल वगैरह। पर पहले एस्ट्रोलॉजी क्या था? क्या ये एक साइंस था? क्या इसका साइंटिफिक तरीके से यूज़ किया जाता था? और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी जब एस्ट्रोनॉमी थी हमारे पास? देखिए, जो पहली चीज़ आपने जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की वो गलत है। जी, खगोल शास्त्र कोई प्राचीन काल में टर्म नहीं यूज। जो ज्योतिष जी, है, जी, ज्योतिष meant स्टडी ऑफ ल्यूमिनरीज, जी, 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 और एस्ट्रोलॉजी को फलित ज्योतिष कहा जाता है, अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी। जी, जो फर्क एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी में आज हम करते हैं, वो आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 1500 साल पहले नहीं था, और हमें करना भी नहीं चाहिए। कई लोग कहते हैं जी कि ही वॉज एन एस्ट्रोनॉमर नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, या भारत ने ग्रीस से एस्ट्रोलॉजी ली, एस्ट्रोनॉमी नहीं ली है। मेरे विचार से ये अप्रोच गलत है, क्योंकि उन लोगों के लिए एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी में फर्क नहीं। एक स्टेज आई साइंटिफिक डेवलपमेंट जिसमें कि एस्ट्रोलॉजी को एस्ट्रोनॉमी से जुदा किया गया, जी, और एक टर्म यूज होती है जो कि लोगों को पता होनी चाहिए, जिसे कहा जाता है कल्चरल एस्ट्रोनॉमी। एक साइंटिफिक एस्ट्रोनॉमी है, एक कल्चरल। जी, कल्चरल एस्ट्रोनॉमी कोई ज़्यादा अच्छी टर्म नहीं है, हो सकता है कभी उससे बेहतर टर्म आ जाए, पर आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, कल्चरल एस्ट्रोनॉमी। तो जैसे जो लोग सी फेयरिंग है, जो समुद्र में जाते हैं, जी, उनके लिए सितारों का ज्ञान बहुत होता है। डायरेक्शन उनको रात को सितारों से मिलती बिल्कुल सही। है। और सितारों के बारे में, जो आकाश में पैटर्न दिखते हैं, तारे दिखते हैं, उनके बारे में हर कल्चर में कहानियां। जैसे हमारे ध्रुव तारा के बारे में ध्रुव जी का है, जी, जी, और जी, अरुंधति है, वशिष्ठ है, उनकी कहानियां। तो मैंने जैसे सबसे शुरू में कहा कि जो ह्यूमन अफेयर्स और कॉस्मिक एनवायरनमेंट एक जमाने में उनको एक ही गिना जाता था, इट वाज अंडरस्टूड, उसमें कोई डिस्कशन का सवाल ही नहीं था। कॉस्मिक एनवायरनमेंट अलग है, ये आपके ये 200-400 साल में ही ज्ञान प्राप्त। तो आज अगर आप किसी एस्ट्रोनॉमर से, अगर इफ यू आस्क मी एज ए मॉडर्न एस्ट्रोनॉमर, तो एस्ट्रोलॉजी इज नॉनसेंस, टोटल नॉनसेंस, उसके कोई मायना नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जी, जो मेरा इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में, इट्स नॉट इन एस्ट्रोलॉजी बट इन कल्चरल एस्ट्रोलॉजी। जी, क्यों? कि जो एस्ट्रोनॉमी को शय मिली है, सपोर्ट मिली है थ्रू आउट द एजेस, वो एस्ट्रोलॉजी की वजह से। एक और उदाहरण है, जैसे जो आज की केमिस्ट्री है, इट्स फुली डेवलप्ड मॉडर्न साइंस। जी, जो केमिस्ट्री का उद्गम है वो एल्केमी से है। एल्केमी का मतलब है कि बहुत सेंचुरीज तक, बहुत सालों तक ये अटूट विश्वास था कि हम लोहे को या लेड को सोने में कन्वर्ट कर, जी, और उस एक्सरसाइज से केमिस्ट्री निकली है। तो सोना तो नहीं बना, जी, पर सोने जैसे आपको एक नई फील्ड मिल गई। जी, फर्क सिर्फ इतना है कि जो केमिस्ट्री है, मॉडर्न केमिस्ट्री, वो उसने डिसोन कर दिया एल्केमी को। मगर फॉर हिस्टोरिकल रीजंस एस्ट्रोनॉमी कैन नॉट डिसोन एस्ट्रोलॉजी, इट्स ए कंटिन्यूएशन। जी, जी, तो इसलिए जो बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं, और आजकल तो जैसा सोशल मीडिया है, टीवी मीडिया है, जी, तो उसमें तो विचित्र बात है, एक तरफ टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप कर रही है, हर आदमी के पास मोबाइल है, हर आदमी बातें कर रहा है गैजेट्री की, और दूसरी तरफ साइंस के प्रति हमारी इज्जत कम होती जा रही है। जी, और आपने साइंस के ऊपर बेस्ड है टेक्नोलॉजी,
उस टेक्नोलॉजी कर लेकर आप जो कंप्लीट नॉनसेंस है उसकी चैनल्स बनाई हुई हैं कि जी ये ग्रहण लगा है तो इसका फलानी राशि पे ये असर होगा, और आपने तो मैं एक किस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ जो कि मज़ेदार है पर ज्ञानवर्धक। मैंने दिल्ली में भी बेंगलोर में भी लेक्चर दिया राहु और केतु पर, वो नेट पर है जी राहु और केतु पर लेक्चर दिया कि किस तरह इसकी एवोल्यूशन। तो उसमें एक अच्छी चीज़ ये थी कि आमतौर पे जब ऐसे टॉपिक पे लेक्चर होता है तो जो रिटायर्ड लोग हैं टाइम पास करने के लिए आ जाते हैं, मगर इसमें जो ऑडियंस थी वो काफ़ी यंग, आप जैसे यूपीज की थी जो प्रोफेशनल्स हैं और यंग हैं। तो वो सवाल पूछा उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो मैंने उनसे एक बात कही। मैंने कहा जब हम नौकरी पे आए जी तो जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उस वक्त सारी नौकरियां सरकारी सेक्टर जी और सबको पता है कि अगर आप सरकारी सेक्टर में कंफर्म हो गए तो शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपकी पक्की है नौकरी। अब प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हैं, हाँ आज आपके पास नौकरी है, कल आपको पिंक स्लिप मिल गई कि मत आना। बिल्कुल। तो जो सब लोग बातें करते हैं ना कि जी ग्लोबलाइजेशन हुई है, मल्टीप्लेक्स खुल गए हैं, मॉल खुल गए हैं, वो एक बात जिसका जिक्र नहीं करते कि ग्लोबलाइजेशन एरा में शनि के मंदिर बहुत खुल गए हैं और हनुमान के मंदिर बहुत खुल गए हैं, क्योंकि हर आदमी ये चाहता है कि बॉस मुझे अपना हनुमान समझे और मेरा ध्यान रखे। और शनि को खुश करना इसलिए जरूरी है कि आज नौकरी तो पक्की है नहीं। तो जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, जी वो बहुत लाजमी है। अच्छा 50 साल पहले शनि की पूजा होती ही नहीं थी, जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि शनि का दुष्प्रभाव दिखता ही नहीं था। अब हर रोज दिखता है। तो बिल्कुल। इस तरह से जो सोशल फैक्टर्स हैं, पर ये दुख की बात है ये कि जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, आज के लड़के हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी एजुकेशन प्राप्त की है, उनके दिमाग में टेक्नोलॉजी से अच्छी तनख्वाह पाने की तो इच्छा है, विज्ञान के प्रति सम्मान नहीं है। जी कभी वो कड़ा पहन लेते हैं, कभी वो जो जितना मतलब ये 3-3 हज़ार रुपए सवाल के लेते हैं। और हिमाकत देखिए, अगर आप वराहमीर को देखें तो उसमें पहले क्या होता था कि जी ये ग्रहण आ रहा है, ये कश्मीर के लिए अच्छा है, पंजाब के लिए अच्छा नहीं है, उड़ीसा पे इसका ये असर पड़ेगा, बंगाल के ऊपर ये पड़ेगा। अब लोग क्या चाहते हैं कि ग्रहण लग रहा है और मेरे ऊपर उसका अलग असर पड़े, जो मेरे साथ के डेस्क पे मेरा कॉलीग बैठा है उसके ऊपर अलग असर पड़े। सर इसको एंजॉय भी नहीं कर पा रहे आजकल। जैसे मान लीजिए कि देखना होता है कि एस्ट्रोनॉमिकल घटना है पूरी, तो इसको पूरी तरीके से लोग एंजॉय करना चाहते हैं, कि देखना चाहते हैं, इसकी तस्वीरें लेना चाहते हैं। आपने ये बिल्कुल बात ठीक कही। जो आज से 2000 साल पहले का भय था जी वो वापस बिल्कुल। आ रहा। अब वापस तो आता जैसे जा मैंने कहा ना कि अभी ये राक्षस हैं, अपॉइंटमेंट से आते हैं पर हैं राक्षस। पर है राक्षस है। बिल्कुल नहीं। एक बार सर मैं भी आपको एक कहानी बताता हूँ कि अभी 2015 की बात है। 8 सितंबर को ब्लड मून हुआ था, रेड कलर का हो गया था मून। तो मैंने पढ़ा उसके बारे में और मैंने देखा लूनर इक्लिप्स का डायरेक्ट अगर देखें तो उतना कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको देख सकते हैं। तो मैं छत पे गया, मैंने देखा और मैंने अपने सारे टीचर्स को बताया। कुछ ने मेरे को साइंटिफिकली बोला नहीं 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 इक्लिप्स को तुम नहीं देख सकते। मैंने कहा लूनर इक्लिप्स है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई एक्सरे वगैरह की पेपर की जरूरत नहीं है। और ये सारी तमाम बातें चल रही हैं। उस टाइम पर टीवी पे ये चीज दिखा रहे कि इसका ये प्रभाव होगा, उसका ये प्रभाव होगा। मैंने कहा कितनी ब्यूटीफुल चीज है, उसको देखो। मतलब इसको देखने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स इतने टाइम से वेट कर रहे हैं और तुम ये कह रहे हो कि इसको मत देखो, इसको ये करो, उसको इसको देखे बगैर आप अपने ड्राइंग रूम में बैठ के टीवी देख रहे हैं। हाँ जी जी जी। तो उस दिन मेरे को एक चीज पता चली कि एस्ट्रोनॉमी को लेकर काफी सारे मिथ्स जो है वो अब आ चुके हैं। इवन आज के टाइम पे भी अगर सोलर इक्लिप्स आ जाए, साइंटिफिकली भी उसको अगर आप लोग देख सकते हैं, उसकी तस्वीरें ले सकते हैं, तो लोग
झिझकते हैं कि यार सोलर इक्लिप्स में बाहर भी ना निकले, वो बाहर निकलने से डरते हैं देखिए कि उसमें शिवा एक एक और जो चीज़ है ना, ये जी, मेरा कुछ सालों पहले का, 10-20 साल पहले का तजर्बा है। अब शायद कोई परिवर्तन आया हो, शायद ना आया हो। हमारे जो साइंस पॉपुलराइजेशन है, आउटरीच है, उसमें एक बुक्स है जो हम क्लास में पढ़ाते हैं, या जी, जो हमारे जैसे लोग आके लेक्चर में बोलते हैं, और जो घर में डिनर के वक्त डिस्कशन हो रही है, दादी माँ जो कुछ कह रही है, तो बच्चे के मन में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है और उस कॉन्फ्लिक्ट को हम रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं करते। दूसरे जो हमारे आउटरीच एक्सपर्ट होते हैं, वो जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो ऑडियंस से कनेक्ट नहीं करते। मैं बिल्कुल, बिल्कुल आपको सर। फिर एक उदाहरण देता हूँ। जब बहुत मेरी उम्र काफ़ी कम थी तो कोई हमसे सवाल पूछता था कि जी इक्लिप्स में क्या सन से हार्मफुल रेडिएशन निकलती है, तो हम समझाने लग जाते थे सन से रेडिएशन कैसे पैसा पैदा होती है, तो वो 2 मिनट में बोर होके अपने कान बंद कर देते। तो कई सालों के एक्सपीरियंस के बाद मुझे ठीक जवाब मिला, जो सटीक है, जो कि सुनने वाला अप्रिशिएट कर सकता। जी, तो मैंने कहा कि आप जब ग्रहण लगता है, जी। सूरज को ये पता नहीं है कि उसको ग्रहण लग रहा बिल्कुल। है, तो अगर वो हार्मफुल रेडिएशन एमिट करना भी चाहे जी। तो उसको कैसे पता चलेगा कि अब करनी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब ये जो आर्गुमेंट है वो मेरे लेवल की नहीं है, उसके लेवल की है। हाँ, तो ये इसलिए वो उसको समझ आती है बात बिल्कुल। कि भाई हर जगह से ग्रहण नहीं दिख रहा, मार्स वही सूरज है, हुँ, मार्स में तो उसको ग्रहण नहीं दिख रहा। जी, तो जो आउटरी, और मैंने एक और जो चीज है, ये दुनिया में मैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन से काफी काफी अरसे तक आउटरीच और हिस्ट्री से जुड़ा रहा, तो मैंने उनसे कहा कि जिस तरीके से आप वेस्ट में एस्ट्रोनॉमी को पॉपुलराइज करना चाहते हैं वो तरीका पुराने कल्चर्स में नहीं काम करता, जहां पर के एस्ट्रोनॉमी की कल्चरल वैल्यू है। जी, तो जब तक कि आप लोगों को हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझाएंगे, बिल्कुल। वो नहीं समझेंगे। और हिंदुस्तान में तो फिर थोड़ा और बहुत सर, साइंस। इससे एक चीज़ और मेरे दिमाग में आई है कि अभी हमारे पास मेरे हिसाब से अभी तक जितना मैंने ढूँढा है, वेस्ट के अलावा हमारे पास इंडियन कोई ऐसी किताब नहीं है जो साइंटिफिकली करेक्ट हम लोगों को नॉलेज दे सके एस्ट्रोनॉमी की। जो पीछे के, क्योंकि हम लोग जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वो पहले उसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, देन उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ती हैं और उसके टेक्निकल टर्म्स हम लोग समझते हैं, फिर उसके बाद उस पे रिसर्च करते हैं। तो अभी तक जैसे फ्रैंक शू है, फ्रैंक शू बहुत अच्छी किताब है, पर उसमें सारे रेफरेंसेस जो हैं वो ग्रीक हैं, सारे हाँ, रेफरेंसेस उधर उस जगह के हैं, तो उससे स्टूडेंट्स जो है कनेक्ट नहीं कर पाते। अच्छा सर, आप कोई अगर बुक सजेस्ट करना चाहें कि अगर स्टूडेंट्स को शिवा जो एस्ट्रोनॉमी आपने पढ़नी है? बात बात उठाई है, जी, ये बहुत सारे लोग उठा चुके हैं। अभी जी, देखो जो आइसर हैं, जी, 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 उनमें हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोनॉमी, हिस्ट्री ऑफ साइंस का कोर्स है। जी, 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 मैंने भी गेस्ट लेक्चर कुछ दिए, और मैंने यही कहा कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो एब्सेंस ऑफ ए टेक्स्ट बुक है। क्योंकि अगर एक टेक्स्ट बुक है तो कोई भी प्रोफेसर उसको पढ़ के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है। अब उसमें जो प्रॉब्लम आती है कि टेक्स्ट बुक सिर्फ उस चीज पे लिखी जा सकती है जिसमें सहमति हो लोगों के, लेखकों के बीच में, एक्सपर्ट्स के। तो हिंदुस्तान में आप किसी भी कोई भी टॉपिक एंशियंट हिस्ट्री का ले लें, सोशियोलॉजी का ले लें, तो वो सर फुटबॉल की बात आ जाती है। बिल्कुल सर। आर्यभट्ट की क्या कंट्रीब्यूशन है, मैं कुछ कह रहा हूँ, हुँ, आपको एक आदमी मिलेगा ये तो गलत है। हुँ, 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 तो उसका मेरे पास एक इलाज है, वो ये है कि हम किसी वेबसाइट पर रेफर अपलोड कर दें लिंक्स, जैसे अब कल्चरल एस्ट्रोनॉमी है, हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोनॉमी, तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो एडिटर है जो, वो एक किताब सप्लाई करने की बजाय किताब तो सप्लाई नहीं कर सकता, मगर जितने
पेपर छपे हुए, उनमें से कुछ को चुन के जो कि आपकी दृष्टि से, एडिटर की दृष्टि से लोगों के काम आए, वो अपलोड कर दो। क्योंकि बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारा मटेरियल नेट पे अवेलेबल है, उसको ढूंढना आसान नहीं है। तो अगर आप कोई पोर्टल क्रिएट कर जिसमें लिंक दे दें और वो मटेरियल आ जाए, तो कम से कम जब तक किताब नहीं लिखी जाती तब तक कुछ तो मिलेगा। ये बहुत सारे लोग हैं ऐसे तुम्हारी उम्र के हैं, इसको जो आपके कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो ठीक बात जानना चाहते हैं, पर उनको ये नहीं पता चलता कि कहाँ से ढूंढेंगे। अब फटाफट आपको किताब मिल जाए, आर्टिकल मिल जाए, तो 10 मिनट का 1000 वर्ड का 2000 वर्ड का आर्टिकल है तो आप पढ़ लें। अगर आपको उसको ढूंढने में ही 2 दिन लगेंगे तो क्या फिर आगे बात बढ़ेगी? तो आप इसकी तरफ तो सर सोचिएगा। आज हम लोग फिर एक चीज़, अब जो आपकी ये बात है मेरे को थोड़ा महसूस हुई है। तो अभी तक रोजेंडर की कोई वेबसाइट नहीं है, बट आने वाले समय में हम कुछ अच्छा प्लान कर रहे हैं, कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, कुछ चीज़ें जो हैं हम लोग करने की सोच रहे हैं। रोजेंडर की जब वेबसाइट आएगी तो जितने भी साइंटिस्ट जिनसे मैं जुड़ा हूँ, चाहे वो डॉक्टर खटक हो, चाहे वो डॉक्टर सर हो, अभी जिनसे हम बात कर रहे हैं डॉक्टर कोचर हो, चाहे पैट्रिक सर हो, चाहे और भी लोग हो, जितने भी लोग हैं, मैं इन सबको परेशान कर करके आप लोगों के लिए वो जानकारी लेकर आऊँगा अपनी वेबसाइट पर, जो कि इंडिया की हिस्ट्री से रिलेटेड है, साइंटिफिक हिस्ट्री से, इंडिया की साइंटिफिक हिस्ट्री से रिलेटेड है, जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। एक मेरा हमेशा से ये एक मोटिव रहा है। रोजेंडर का पहला वीडियो जो है वो भी हिस्ट्री ऑफ साइंस से रिलेटेड था। रोजेंडर जब तक चलेगा, जब तक शिवा मौर्य रहेगा, तब तक हम हिस्ट्री ऑफ साइंस पे आप लोगों को जानकारी देते रहेंगे। तो इस चीज़ को आज मैं सर के सामने बोल रहा हूँ कि जब भी वेबसाइट आएगी मैं उस पे ऐसे आर्टिकल्स ज़रूर लाऊंगा सर। ठीक सर, आप आपको परेशान करूंगा सर मैं इन सब आर्टिकल्स के लिए। नहीं, कोई परेशानी नहीं है, मुझे तो लिंक देने में बहुत खुशी होगी। जी जी बिल्कुल। और लिंक को मैं खुद भी पढ़ूंगा और वीडियो बनाकर भी आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगा कि एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच सके। अभी हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट्रीज पर काम कर रहे हैं, अगर वो सक्सेसफुल रहीं तो आप लोगों को जल्द ही वेबसाइट देखने को मिलेगी। तो सर आपने अगर कोई किताब बतानी है अभी के हिसाब से जो अभी प्रेजेंट है भारत में, तो कौन सी किताब है जो अगर क्योंकि सबसे ज़्यादा 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे जो हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं इन सब चीज़ों में, उसके बाद बीएससी में जाकर उनका थोड़ा इंटरेस्ट चेंज भी हो जाते हैं, तो उन लोगों के लिए ऐसी कौन सी किताबें हैं जो वो पढ़ सकते हैं जिससे उनको कुछ आंसर जो है अपने मिल सके? क्योंकि मैं देखता हूँ सर अभी तक लोगों को ये भी नहीं पता है कि स्पेस मिशंस जो हैं वो भारत क्यों भेज रहा है, अगर भारत में इतनी गरीबी है, लाइक कुछ इस तरीके के सवाल की गरीबी है तो भैया वहाँ क्यों इतना खर्च कर रहे हो करके, तो उस चीज़ का इम्पोर्टेंस नहीं पता। तो काफ़ी हद तक अगर कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इन चीज़ों की नॉलेज मिल जाए, ऐसी कोई किताब। शिवा, जो आपकी बात का जवाब होगा ना, जी वो ये है कि पहले आप बनाइए वेबसाइट। जी उसमें किताब लिखना आसान नहीं है। आपको कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो क्योंकि जब आप किताब लिखते हैं तो वो 2-4 साल का प्रोजेक्ट होता है, और उसका पब्लिशर चाहिए, इलस्ट्रेशंस बनानी है, और जो मटेरियल पब्लिश्ड है उसकी परमिशन लेनी है, और फिर कहीं आजकल प्रिस्क्राइब हो ना हो, पर उसका एक इलाज है। आप जल्दी से एक वेबसाइट बनाइए, जी उसमें मटेरियल अपलोड कीजिएगा और इंटरैक्टिव बनाइए। जी उस मटेरियल से 2-4 साल में एक किताब तैयार हो सकती है। कहने का तात्पर्य ये है कि किताब तो जब आएगी तब आएगी, अभी आप एक रीडर तो तैयार कर लीजिए जी 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 बिल्कुल। कि आप ये किताब पढ़ना चाहते हैं, तो या इस विषय पर आप जानना चाहते हैं। जैसे 2-3 टॉपिक हैं, अभी तो हम एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहे हैं, जो हेल्थ केयर है जी उसके ऊपर बहुत अच्छी डिस्कशन हो सकती है, किसी जी ज्ञानवान व्यक्ति को आप लाइएगा। फिर दूसरा, लोगों का ध्यान रहता है जैसे हम नेशनलिस्ट साइंस कहते हैं,
जेसी बोस है, पीसी रे है, जी, सीवी जी, रामन है, जी। इनका। जिन पर मैं काम कर रहा हूँ। हाँ। और तीसरा है पोस्ट इंडिपेंडेंस साइंस, उसके ऊपर भी लोगों ने काम किया। स्पेस मिशन है, जी, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, मिसाइल प्रोग्राम है। अच्छा, उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। अब ये सवाल अक्सर उठता है विदेश में, आप कोई जब हिंदुस्तान कुछ करता है, भाई तुम्हारे लोग तो भूखे मर रहे हैं, तुम ये कर रहे हो। जी, जी, तो जी। अच्छा, और तो उसके लिए पहला आप ये काम कीजिएगा कि एक जो ओपन सोर्स का मटेरियल अवेलेबल है उसको आप नेट पे डाल दीजिएगा, और फेसबुक की तरह, या फेसबुक का पेज बना लीजिए। बना हुआ है सर। हाँ, उसमें आप इसको, पता नहीं अपलोड कैसे होता है, क्या किया जी, जी, जाता जी, जी। है, पर कम से कम डिस्कशन तो स्टार्ट हो सकती है। कम से कम जी, आप एक काम तो कर सकते हैं, जैसे पहले मैगजीन्स में होता था पाठकों के सवाल, जी। कि उन्होंने सवाल पूछे और वो जवाब दे दिया। तो उसमें बहुत भांति के सवाल होते थे। फेमिना में सवाल आएगा जी कि मैं फलाने रंग की साड़ी के साथ कौन सी लिपस्टिक लगाऊं, ये भी सवाल है। दूसरा है कि मैं +2 के बाद कौन सा करियर अख्तियार करूं, ये भी एक सवाल है। या जी, हिंदुस्तान का जो स्पेस प्रोग्राम है उसका गरीबी से क्या संबंध है, ये भी एक सवाल है। तो जो सवाल साइंस से रिलेटेड, उनको आप लोगों को पूछने दीजिएगा, जैसे जी, कोरा वाले करते हैं। कोरा में जी। कई सवाल आते हैं, हालांकि उसमें बहुत तरह के सवाल आते हैं। तो आपको एक कोरा टाइप का फोरम बनाना चाहिए, या कोरा में ही आपके जो हमारे इंटरेस्ट के जो सवाल है, साइंस इन इंडिया थ्रू द एजेस, फ्रॉम जी। एंशिएंट टाइम्स टिल 2020, तो आई थिंक इट विल बी अ वेरी गुड एक्सरसाइज। और जी, ये टीचर्स को भी नहीं पता इस विषय पे, जितना इजीली अवेलेबल मटेरियल होगा उसका सबको फायदा। बिल्कुल सर। ऑथेंटिसिटी एंड ईज ऑफ एक्सेस, ये जी, दो चीजें हैं ना जो। और ऑथेंटिसिटी से पहले भी ईज ऑफ एक्सेस है। मटेरियल अवेलेबल हो, उसके साथ चाहे 2 लाइन का एडिटोरियल कमेंट हो। और बहुत सारी ऐसी आर्टिकल हैं जो, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने छापे हैं, साइंस एकेडमीज ने छापे हैं, और जी, रेजोनेंस में कोई आर्टिकल छपा है, करंट साइंस में आर्टिकल, इंडियन जर्नल ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस में आर्टिकल। तो आपको ये पता है कि वो, उसकी थोड़ी रेपुटेशन है। और बेहतर ये होगा कि आप कोई भी जब आर्टिकल उसमें रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसमें आप साथ ये लिख दें, 2-4 लाइन, 8 लाइन, या किसी एक्सपर्ट से कहें कि जी हम ये पेपर अपलोड कर रहे हैं, आप इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिख दो, जी, फॉर द गाइडेंस ऑफ दोज हु आर रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। अब कोई मुझे पेपर दिखाई जी, इसने आर्यभट्ट के बारे में ये पेपर है, तो मैं कहूँगा इसमें ये गलती है, ये चीज ठीक है, ये ठीक नहीं है। जी, ठीक है कि नहीं? या जी, जी, रेफरेंसेस ही हैं जिसमें कौन सी अथेंटिक है, कौन सी नहीं है, कौन सी बात ठीक है, कौन सी गलत है। तो सबसे अच्छी बात है कि आप एक्सपर्ट्स को आपस में बिठाइएगा, आप सिर्फ वो उनको फोरम प्रोवाइड कीजिएगा, ताकि वो एक दूसरे को काट सके, ताकि सुनने वाले, देखने वालों को कुछ समझ। जी सर। ठीक सर, तो आज के इंटरव्यू में मेरे सवाल तो होते हैं यहाँ पर खत्म। पर कुछ सवाल जो हैं वो मैंने इकट्ठे किए थे अपने दोस्तों से, अपने कुछ फॉलोअर्स से। उन लोगों के कुछ सवाल हैं जो कि काफ़ी हद तक हिस्ट्री ऑफ साइंस से रिलेटेड भी हैं और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल भी हैं। सबसे पहला सवाल जो आता है सर वो है कि समय के जो नापने की जो एक इकाई है कि उसको समय को हमेशा 60 से डिवाइड किया जाता है, बाकी सारी चीज़ों को 10 में डिवाइड किया जाता है, 10वां हिस्सा लिया जाता है। समय में हमेशा 60वां हिस्सा लिया जाता है, उसे 60 से डिवाइड किया जाता है, चाहे वो आवर को मिनट में करना हो, चाहे वो मिनट को सेकंड में करना हो। तो ऐसा क्यों होता है सर? देखिए, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं कह सकता, जी, कम से कम इस वक्त तो नहीं कह सकता। पर मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ कि ये जो 60 वाला सिस्टम है, ये दुनिया भर में बेबीलोनियन से, बेबीलोन का मतलब है एंशियंट इराक, जी, वहां से ये शुरू हुआ है, और सब जगह वहीं से क्या है। अब इसके पीछे क्या है, ये
एक डिस्कशन का विषय है, पर फॉर द टाइम बीइंग फिलहाल ये जानकारी आप रख लीजिएगा। नेट पे कुछ लोग ढूंढ भी सकते हैं कि जो ये 60 वाला सिस्टम है, 360 डिग्री बनते हैं, उससे पहले ही वो नहीं था। और इससे वेरी आर्टिफिशियल सिस्टम कि आप 60 में डिवाइड कर रहे हैं, तो और उसका असर हमारी ट्रेडिशनल कल्चरल एस्ट्रोनॉमी में भी है। जैसे तिथि है, वो 30 दिन में 24 घंटे होते हैं, पर तिथियां 30 रखी। तो जी ये अभी तक तो मैं ये जी सर, जी सर। भारत के वेदों पर शोध क्यों नहीं होता, ये चीज अभी हम लोगों ने काफी डिस्कस करी। अगला सवाल यही है कि भारत के वेदों पर शोध क्यों नहीं होता। जब इतनी ज्यादा चर्चा होती है तो शोध क्यों नहीं होता। होता है, वो गलत होता है। हर आदमी जो सबसे एंशंट पीरियड है कि हर आदमी एक्सपर्ट बन समझता है अपने आप को, और मेरे हिसाब से वेदों पे ज़्यादा शोध की आवश्यकता नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि जब तक कि आप एक क्रिटिकल स्टडी ना करें, और नंबर दो, कोई भी जो शोध है उस उसका पहला काम है लिटरेचर सर्वे, कि मैं इस विषय पर रिसर्च कर रहा हूँ। पहला सेक्शन में होना चाहिए कि अब तक इसके ऊपर ये काम हो चुका है और मैं उसको समराइज कर रहा हूँ। जो स्टेटस रिपोर्ट है, रिव्यू ऑफ वर्क ऑलरेडी डन, वो बहुत लाजमी है। बहुत सारे लोग क्या है कि आपने किताब तो क्या पूरा वेद तो क्या उसका कोई पैसेज ले लिया और आपने अपने मर्जी से ट्रांसलेट कर दिया। और जी मेरे दिमाग में जो पहला सवाल आता है, भाई और लोगों ने इसके बारे में क्या कहा। जी अब कई लोग कहते हैं जी मैंने ओरिजिनल पढ़ा है। अब ऋग्वेद को समझना कोई आसान चीज तो है नहीं है। तो जी जी कम से कम जो शोध गलत शोध से अच्छा ना हो। जी और इस वक्त भी अब देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो बात उनको सूट करती है वो स्वीकार कर लेते हैं, जो नहीं सूट करती उसको रिजेक्ट कर देते हैं विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। तो जी जो किसी भी विषय पर शोध करना है, उसके लिए जो क्रिटिकल फैकल्टी है वो बहुत आवश्यक है। खास तौर पर जो एंशियंट इंडिया है, जिसमें कि आपके पास ज़्यादा मटेरियल नहीं है, उसकी भाषा समझना आसान नहीं है, तो गलत रिसर्च से या पक्की रिसर्च से तो अच्छा ना ही हो, वक्त आने पर हो जाएगी। अब सारे काम एक साथ तो नहीं है। जी बिल्कुल नहीं सर। रिसर्च हो रही तो ना हो, कोई और कर लेगा, बाद में कर लेंगे। गलत रिसर्च करके आप वातावरण को दूषित तो ना कीजिएगा ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल लेंगे आज। और आखिरी सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कई बार इसका जिक्र होता है, भारत के लोगों को ये चीज़ बताई जाती है, बड़ा प्राउड फील करते हैं इस चीज़ पर। तो हनुमान चालीसा की वो कौन सी पंक्ति है जो सूर्य और धरती तक की दूरी को बताती है। ये सवाल जो है वो पूछा गया है। इसके बारे में कुछ बताएं सर। देखिए मैंने ये सुना है। और अच्छा, सबसे एक बात मैं कहना चाहूंगा जी कि जो योजन है, योजन इज ए यूनिट ऑफ लेंथ। जी और अगर आप नेट पर भी देख लेंगे ना योजन, तो आपको एक चीज समझ आएगी कि इट वाज नॉट ए फिक्स। उसके बारे में ये वो ऐसा नहीं है कि आज का मीटर है या आज का फुट। आर्यभट्ट ने एक वैल्यू लिया, दूसरा ने ली। तो जो इसमें जो पृथ्वी की दूरी है वो योजन इज ए वेरिएबल। दूसरी चीज है कि आपको पता है कि जो सूरज की डिस्टेंस है जी वो 18वीं शताब्दी से पहले नहीं पता था। वेस्ट में भी सिर्फ 18वीं शताब्दी में 1761 1759 के बाद जब ट्रांजिट ऑफ वीनस देखा गया, तब उससे पहले आपको क्या पता था? बोर्ड्स लॉ है कि आपको प्रोपोर्शनेट पता था। जो आर्यभट्ट से लेकर आखिर तक हिंदुस्तान में ये तो पता था कि ऑर्बिटल पीरियड है,
ये माना गया कि जो डिस्टेंस है वो ऑर्बिटल पीरियड के अनुरूप है। वो कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक गलत है, पर चूंकि सूरज का पीरियड 12 महीने का है, तो ये माना गया कि सूरज की दूरी पृथ्वी से, चंद्रमा से 10 गुना ज्यादा है। तो जो सूरज की डिस्टेंस है पृथ्वी से, वो 18वीं जी, शताब्दी से पहले कैलकुलेट की। दूसरी एक और बात है, अगर आप एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी की कोई भी किताब देखें, तो आपको ये पता है कि शनिचर का पीरियड 30 साल का है और जुपिटर का 12 साल का। जी, तो शनि जुपिटर से दूर है, तो सूरज का पीरियड तो 1 साल है, तो उस हिसाब से तो सूरज वीनस से भी इधर है। जी, तो जो आप एक, वही बात मैं कह रहा हूं कि आपने हनुमान चालीसा से कुछ चीज, उसको इस तरह से उसकी व्याख्या की कि वो एक मॉडर्न फैक्ट में फिट हो जाए। जी, ना तो वो साइंस में फिट होती है, ना वो भारतीय प्राचीन एस्ट्रोनॉमी में फिट होती है। अगर सूरज इतनी दूर है, तो अब आर्यभट्ट है, भास्कर है, सारे ये मान के चल रहे हैं कि जो डिस्टेंस है प्लैनेट की, वो प्रोपोर्शनल है इसके पीरियड पे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि सूरज बहुत बहुत बड़ी चीज है और बहुत दूर है और इसलिए वो छोटा लगता है, ये कोई साधारण बात नहीं है। तो जी, मॉडर्न साइंस का एक चीज लिख के कहीं उसको ढूंढ के फिट कर देना, और जैसे लोग करते हैं कि ये महाभारत में फलानी जगह वो स्टेम सेल रिसर्च है, फलानी जगह प्लास्टिक सर्जरी है, फलानी जगह हेड ट्रांसप्लांट है। तो और दूसरी एक और भी चीज है, हनुमान चालीसा तुलसीदास ने लिखी है, तो तुलसीदास का पीरियड बहुत नजदीकी पीरियड है उससे पहले। और तुलसीदास को कैसे पता चला, और वो क्या कहना चाहता था, वो जो कॉन्टेक्स्ट की बात है, बिल्कुल। मतलब आप जो व्याख्या कर रहे हैं तुलसीदास की आज, क्या तुलसीदास वो स्वयं वो व्याख्या करते? अगर उसने लिखा होता तो मैं मान भी लेता थोड़ी हद तक। जी, 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 तो जो आप मॉडर्न साइंस को, वेस्टर्न साइंस को अपने से ऊंचा भी समझते हैं, जी, उसके प्रति हिकारत भी रखते हैं, जी, आप ये भी साबित करना चाहते हैं कि हमारे प्राचीन किताबों में मॉडर्न साइंस शामिल है, तो ये सारी चीजें एक ऐसी वो मिक्सचर है, कंफ्यूज्ड मिक्सचर है, जो ठीक नहीं हो सकता है। हुँ, क्योंकि किसी भी साइंटिफिक स्टडी का जो इंटरनल सेल्फ कंसिस्टेंसी, जो लॉजिकल फ्लो है, वो होना बहुत जरूरी है। कंक्लूजन ठीक या गलत हो सकता है, अजम्पशन ठीक या गलत हो सकती है, पर जो रीजनिंग है वो तो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। जी, इसलिए ये, इसके पीछे कोई महत्व नहीं। हनुमान, अगर अगर प्राचीन भारतीयों को, पहले तो बात है हनुमान चालीसा इतनी पुरानी किताब नहीं, जी, अगर उनको इतना महान तथ्य हनुमान चालीसा में इस तरह से लिखना पड़ रहा है कि किसी को समझ ही ना आए, तो वो विज्ञान कैसे हुआ? बिल्कुल। मतलब विज्ञान की पहली चीज है, और क्लास में ब्लैक बोर्ड पे जाता है आदमी, पढ़ा देता है, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, तो जो विज्ञान की पारदर्शिता है और उसका लॉजिक सबको समझ आना चाहिए, उसी को विज्ञान कहा जाता है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे रात को अंतर्ध्यान हुआ और मुझे भगवान दिखे हैं, या मुझे शिव जी ने वरदान दिया है, तो आप उस पर, आप ये नहीं कहेंगे तू ठीक कह रहा है कि गलत कह रहा है, पर आप उसको करेंगे क्या? क्योंकि जो मेरे दिमाग में गुजरी है जी, उसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते। बिल्कुल, ठीक है कि नहीं? अगर मैं बिल्कुल सर। आपसे कहूं कि उस सड़क पर सांप मरा हुआ है, तो मैं दिखा सकता हूं, आप कहेंगे मेरे मन में ये विचार आया है, तो उसका तो कोई प्रूफ नहीं है। तो जी, ये जो ना सिर्फ वैज्ञानिक कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक कंक्लूजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट साइंटिफिक मेथडोलॉजी। आप एक आइसोलेटेड कंक्लूजन को लेकर उसका ड्रामा नहीं कर सकते।
अगर मैं ये कहूं कि कल बारिश हो जाए और बारिश हो जाती है, तो वो विज्ञान नहीं है, क्योंकि उसमें मेथोडोलॉजी नहीं है। वो तो 50% प्रोबेबिलिटी में खेल रहे हैं। हाँ, इसमें तो प्रोबेबिलिटी भी नहीं है, पर जो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी, हम्म। हाउ डू वी ऑब्टेन रिजल्ट्स, मोर दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट द रिजल्ट इज। जी। रिजल्ट गलत हो सकता है, मेथोडोलॉजी में गलती है, वो अलग है। तो इसलिए ये जो हनुमान चालीसा में सूरज की डिस्टेंस है, इट्स टोटल नॉनसेंस। क्योंकि वो पहली चीज है कि मैं अगर आपसे ये पूछूंगा कि आपने योजन की जो योजन कितने किलोमीटर था, हम्म। वो कहां से लिया, सबसे जरूरी बात है। तो बिल्कुल। जितने योजन है, आर्यभट्ट का दूसरा योजन है, आप देखिएगा। सबसे मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप नेट पे योजन की परिभाषा लीजिए, वो यूनिक नहीं है। तो किसी ने 8 लिया है, किसी ने 10 लिया है, किसी ने 16 किलोमीटर लिया तो है। शायद यही रीजन है कि आज के टाइम पे हमारे पास नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है, जो कि नेशनल स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखती है। शायद यही रीजन है, ताकि हम लोगों देखिए को ये, यस, अलग ये अलग मीटर की डेफिनेशन ना मिले। देखिए ये जो स्टैंडर्डाइजेशन है, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से शुरू होती है। और अगर आप पुरानी किताबें देखें, तो यार्ड की डेफिनेशन है, फुट की डेफिनेशन है, हमारे भी है। जो योजन की डेफिनेशन है कि एक रथ है, एक रथ में जुता हुआ घोड़ा सवेर से शाम तक कितनी डिस्टेंस कवर, जी। या एक मैंने कहीं पढ़ा था, पता नहीं ठीक है कि गलत है, कि एक डिस्टेंस का यूनिट था कि आपको गीला रुमाल सुखाने में कितना टाइम, कितना डिस्टेंस आप चल। तो ये जो अगर आप कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा में ये लिखा है, मेरी ये परिभाषा है, तो पहले आप बताइए कि आपने योजन कहाँ से लिया है। देखिए जैसे कचहरी में जब जाता है, ये साबित करना काफी नहीं है कि हो सकता है शिवा ने ये क्राइम किया हो। वकील को ये साबित करना पड़ेगा कि ये क्राइम हुआ है, ये शिवा ने किया है, और शिवा के सिवा कोई और नहीं कर सकता। आप इस बात पे सजा नहीं दे सकते कि प्लॉजिबिलिटी है जी। कि जी जब चोरी हुई शिवा में मौजूद था इसलिए वो चोर है, तो दैट्स नॉट एन आर्गुमेंट। तो उसी तरीके से आपने एक कंक्लूजन निकाला कि इससे सूरज की डिस्टेंस आती, पहली चीज आपने कैसे निकाला। दूसरी है कि क्या इसकी और व्याख्या है। आपसे पहले इसकी गीता प्रेस गोरखपुर ने भी जरूर लिखा होगा उसके ऊपर, उन्होंने क्या लिखा है, जी। बाकी लोगों ने क्या लिखा है। तो ये जो सारी मेथोडोलॉजी में ये जो चीजें हैं, इन अदर वर्ड्स, इज दिस एक्सप्लेनेशन प्लॉजिबल एंड इज दिस यूनिक। कंक्लूजन जो निकाला जाता है वो यूनिकनेस, पहले तो जी। प्लॉजिबल होना चाहिए, जी। रीजनेबल होना चाहिए, और यूनिक होना चाहिए। तो बिल्कुल। नाइदर दिस इज प्लॉजिबल नॉर इज। जी, बिल्कुल सर। आपने जो चीज़ें बताई हैं, उससे काफ़ी लोगों के दिमाग के स्क्रू हिल गए होंगे। अभी तक तो सबके जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं ना, उनमें शॉक्स लगने चालू हो गए होंगे। तो मुझे पता है आप लोगों के काफ़ी सारे सवाल हैं यार, कमेंट सेक्शन में आप डालो इन सवालों को। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। 2 पार्ट्स में ये वीडियो आई है क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो इसके लिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में किया है। आप लोग अपने सवाल लिखकर भेजिए। रोजेंडर का आप लोगों को ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम लिंक्स, फेसबुक लिंक सब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डॉक्टर कोचर की भी आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी वहां पर। आप लोगों के जो भी सवाल है, हिस्ट्री ऑफ साइंस रिलेटेड है या कोई ऐसा मिथ है जो आप लोगों को परेशान कर रहा है कि ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा, ऐसा होता, हम एक्सपर्ट से वेरीफाई करके आप लोगों को चीज़ बताएंगे और आप लोगों के सारे सवालों के जवाब देंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग सर से विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, हमसे जुड़ने के लिए और इतनी सारी बातें हम लोगों को बताने के लिए। होपफुली अब लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी और अब लोग सवाल ज़्यादा पूछेंगे बजाय कि किसी भी इंटरनेट फैक्ट पर विश्वास करने के। थैंक यू वेरी मच थैंक सर। यू, थैंक थैंक यू। यू।